दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपने ये कहानी को नहीं सुना तो क्या सुना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। और अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी है और आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दूं, तो आप अपनी कहानी मुझे फ़ेसबुक पर भेज सकते हैं। मेरी फ़ेसबुक आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हम सभी लोगों को आज तक कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा रास्ते पे या किसी जगह पे, वो चाहे पैसे हो, पेन हो या कोई दूसरी वस्तु। क्या होता है जब एक लड़की को लॉकेट मिलता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी की काया ही पलट जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से घर से, जिसमें पूरा परिवार खुशी से रह रहा होता है, क्योंकि उनकी बेटी जिसका नाम बीना है 10वीं कक्षा पास कर जाती है। अब बस उन्हें अपनी बेटी का दाखिला करवाना है। उनके पिता, जिनका नाम गोविंद राय, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे। वो एक हवेली में काम किया करते थे, मगर उन्होंने अब वो काम छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, किसके लिए छोड़ दिया है, वो किसी को नहीं बताते। अब वो शहर जाकर काम करते हैं। तो वो अपनी बेटी का दाखिला कॉलेज में कराने के बाद वापस शहर चले जाते हैं। और अब वीना कॉलेज जाती है और आती है अपने दोस्तों के साथ। वह कब आती है और कब जाती है, इन सब पर कोई नज़र रखे हुआ था। एक बार वीना को लगता है कोई उसे देख रहा है। वह पीछे मुड़ती है, मगर कोई नहीं रहता। वो ज़्यादा अमीर तो नहीं थी, मगर उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही थी। अगर कहते हैं ना, खुशियों को नज़र लगते देर नहीं लगती। आज वीना अकेले ही कॉलेज जाती है। उसके कुछ दोस्तों को घर पे काम है तो कुछ दोस्तों की सेहत खराब है। तो वीना आज अकेले ही कॉलेज जाती है और काफ़ी अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ाई करती है। अब बीना अकेले ही घर आती है, मगर उसे रास्ते में एक लॉकेट दिखता है। वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। वो अपने मन में कहती है कि नहीं, ये मेरा नहीं है, मगर वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाती। वो लॉकेट काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, मानो कि जैसे वो उसका ही इंतज़ार कर रहा था। वह उठा लेती है और वो फैसला करती है कि किसी को नहीं बताएगी। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को भी नहीं बताती। दूर से कोई है जो उस पर नज़र रखे हुआ था। जैसे ही वीना वह लॉकेट उठाती है, वो मुस्कुराया जैसे उसका काम हो गया। अब जब उसके घर में उसकी माँ सो जाती है तो वीना उठती है और वो लॉकेट निकालती है। सच में अंधेरे में भी वो उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। अगली सुबह वो अपने दोस्तों को कहती है, ये देखो, मैंने कल ये लॉकेट ख़रीदा है। सभी दोस्तों से कहते हैं, काफ़ी बढ़िया है ये लॉकेट। अब वीना फैसला करती है कि ये लॉकेट वो पहनकर घर जाएगी, अपनी माँ को बताएगी कि खरीद कर लाई है। मगर ये शायद उसकी बहुत बड़ी भूल थी। उसको लॉकेट पहने एक हफ्ता हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे कई सारी बीमारियां भी हो रही थी। उसे हर समय बुखार रहता था। वो सही से खा नहीं पाती थी और ना ही सही से पी पाती थी और ना ही चैन से सो पाती थी। 17 साल की उम्र में भी वो 70 साल की उम्र की हो गई थी। बीना की माँ को अब कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो अपने पति को पूरी बात बताती है फ़ोन करके। गोविंद जल्द ही घर पहुँचता है और सभी डॉक्टरों को अपनी बेटी को दिखाता है, मगर डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते। तभी गोविंद अपनी बेटी वीना के गले में लॉकेट देखता है और अपनी पत्नी से पूछता है, लॉकेट कैसे आया इसके पास। पत्नी बताती है कि वीना ही खरीद कर लाई है इसे। गोविंद, नहीं, ये एक साजिश है सब। वो अपनी पत्नी को ज़ोर से कहता है, ये सब इसी लॉकेट की वजह से हुआ है, और इस लॉकेट को तोड़ के फेंकता है, मगर कुछ ठीक नहीं होता। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या है इस लॉकेट में और क्या बात छुपा रहे हो आप मुझसे। अब गोविंद सारी बात बताना शुरू करता है। मैं जिस हवेली में काम करता था, वहाँ के मालिक, जिनका नाम राजवीर सिंह है, वह काफ़ी अच्छे हैं।
अपने सभी नौकरों का ध्यान रखते हैं। मैं वहाँ रसोई घर में खाना बनाकर देता था। उन्हें मेरा हाथ का खाना काफ़ी अच्छा लगता था, मगर वो हमेशा शाम को दुखी रहते। वो ये बात किसी को नहीं बताते थे। मैं उनके लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनाकर पेश करता था तो उनका मन खुश हो जाता था। मैंने एक बार उनसे पूछा, साहब क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों रहते हो? राजवीर, मुझे अपनी बेटी की चिंता है, पता नहीं कैसे ठीक होगी वो। उसकी बेटी का शरीर बचपन से ही बूढ़ी औरत की तरह था। चेहरे पे झुर्रियाँ, वो काफ़ी बीमारी से गुजर रही थी। उसके शरीर से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। वो बताते हैं कि काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य हकीम, मगर कोई काम नहीं आया। गोविंद, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। घर जाकर प्रार्थना करूँगा। अब अगले दिन उसी तरह राजवीर एक पेड़ के पास बैठे थे तो उनके पास एक बाबा आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? राजवीर ने सारी बात बताई। वो बाबा हवेली पहुंचकर उसकी बेटी को देखते हैं और कहते हैं, साया, बुरा साया, एक बूढ़ी आत्मा का साया है तुम्हारी बेटी पर, जिसने तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। और जो तुम्हारी पत्नी मरी थी वो इसी बूढ़ी आत्मा ने मारा था। शायद वो अपनी बेटी को ठीक करना चाहती थी, मगर इस आत्मा ने उसे मार दिया। राजवीर, जे आप क्या कह रहे हो बाबा? जल्द से जल्द इस आत्मा से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय बताएं। बाबा, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाए तो एक ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो उसी दिन पैदा हुई हो जिस दिन तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी, और उसकी उम्र भी एक ही होनी चाहिए। इससे जो बूढ़ी आत्मा तुम्हारी बेटी के शरीर में है उसको हम भेंट में वो शरीर सौंप देंगे और तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी। राजवीर, जैसा आप कहो बाबा, मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मुझे कोई परवाह नहीं। राजवीर उन गांव में सभी लड़की की उम्र का पता करता है जो उसकी बेटी के जन्म वाले दिन पैदा हुई हो, मगर कोई नहीं मिलती। फिर से निराशा ही मिलती है। अब 2 दिन बाद गोविंद की बेटी का जन्मदिन होता है और वो अपने मालिक को ये आमंत्रण देता है, राजवीर, 2 दिन बाद तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है। हाँ मालिक। क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? 15 साल। मेरी बेटी का जन्मदिन है 2 दिन बाद, वो भी 15 साल की हो जाए। अब राजवीर सारी बात गोविंद को बताता है। राजवीर, तुम्हें जितने पैसे चाहिए सब रख लो, मगर इसके लिए मना मत करना, चाहे तो ये हवेली भी रख लो। मगर गोविंद मना कर देता है और कहता है, मेरी बेटी से ज़्यादा मेरे लिए कोई मूल्य चीज़ नहीं है और न ही पैसा। और गोविंद उसी वक्त वो काम छोड़ देता है। अब गोविंद भागते हुए उस हवेली में जाता है और राजवीर से कहता है, ये तुमने सही नहीं किया राजवीर, तो मैं और क्या करता, तुम तो मेरी बात नहीं माने। वो देखो मेरी बेटी को कितनी अच्छी लग रही है खेलते हुए। गोविंद, अपनी बेटी के लिए तुम किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। राजवीर, तुम्हें जो चाहिए वो अभी भी ले सकते हो, मगर मुझे अपनी बेटी को ठीक करना ही था। गोविंद, ये सब तुमने कैसे किया? राजवीर वह बाबा को बुलाता है। गोविंद, बाबा, और कोई उपाय नहीं है मेरी बेटी को बचाने का? बाबा, है, मगर वो इतना कठिन है कि इससे शायद तुम ना कर पाओ। गोविंद, आप बस बताएं। बाबा, तुम्हें एक जड़ी बूटी लानी होगी जो गांव के बाहर जंगल में है, वो तुम्हें बीचों बीच मिलेगा, मगर उस जड़ी बूटी के आसपास बहुत सारे सांप हैं और दूसरे जानवर भी। वहां जाना मतलब मौत। अगर वो तुम ले आए तो वह जड़ी बूटी को किसी तरह तुम्हारी बेटी को खिलाकर तुम्हारी बेटी का पूरा शरीर नीला हो जाएगा, और जो आत्मा तुम्हारी बेटी के शरीर में है उसे लगेगा कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो गई है, और वो आत्मा तुम्हारी बेटी का शरीर छोड़कर आज़ाद हो जाएगी और अपने लिए दूसरा शरीर ढूंढने लगेगी। और समय से अगर उसे दूसरा शरीर ना मिला तो उसकी आत्मा का अंत हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद तुम्हारी बेटी का शरीर नीले रंग से वापस पहले जैसा हो जाएगा और वो भी ठीक हो जाएगी। गोविंद, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ, अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब गोविंद उस जंगल में पहुँचता है और बहुत ही मुश्किल से वो सभी जानवरों से लड़ते हुए उस जगह पहुँचता है
जहाँ वो जड़ी बूटी है, मगर वो इलाका पूरी तरह से सांप से भरा हुआ था। अब गोविंद बड़ी ही मुश्किल से उस जड़ी बूटी तक पहुँचता है और जड़ी बूटी ले जाकर अपनी बेटी को खिला देता है। और वैसा ही होता है, उसकी बेटी का शरीर नीला हो जाता है। वो आत्मा जब देखती है कि इसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही है, वो उसका शरीर छोड़कर चली जाती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। कहते हैं ना, अगर आपके इरादे अच्छे हों और आपने ठान लिया कुछ करने का, तो वो काम कितना ही कठिन क्यों ना हो ही जाता है। ये भूतिया कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना।